जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी और फिर तेज बारिश के कारण चंपा के घर के छत की एक कोना पानी से टपकने लगता है। पानी टिप टिप करके नीचे गिर रहा था। ऐसे ही पानी घोंसले में बढ़ता गया। चंपा की आंख खुल जाती है। कुक्कू और गुड़िया बेटा जल्दी से उठकर मेरे घोंसले में आ जाओ, पानी आपकी तरफ आ रहा है। तभी वो अपने बच्चों को घोंसले से उठाकर अपने पंखों में छुपा लेती है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ ऐसी तेज बारिश में, और फिर रात का समय है, मेरे दोनों बच्चे नींद में हैं। तभी उसके घोंसले में पानी मजीद भरता गया। चंपा एक बाल्टी लेती है और फिर पानी लेकर बाहर फेंकती है, मगर पानी था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुक्कू और गुड़िया बेटा जल्दी से उठ जाओ, अब हमें बाहर जाना होगा। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मा, ऐसी बरसती बारिश और गरजते बादल मेरे तो कान के पर्दे भी फाड़ देंगे। अरे बेटा, आपकी मम्मा है ना आपके साथ, चलो मेरे साथ। तभी चंपा जैसे ही अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर जाती है, तभी पीछे से वो घोंसला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरता है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें बचा लिया, वरना इस घोंसले के गिरने में समय ही कितना रहता था। कालू जी, अभी नीचे क्या गिरा है? मुझे तो लगता है जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरी हो। गौरी, इतना समय नहीं मेरे पास, ऐसी तेज बारिश में मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर देखने। ऐसे ही जंगल का कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर निकलकर नहीं देखता। कुक्कू और गुड़िया, चलो हम कोई घना पेड़ ढूंढते हैं, आज की रात घने पेड़ के नीचे गुजारेंगे। चंपा दोनों बच्चों को लेकर किसी घने पेड़ की खोज के लिए निकल जाती है। जाते जाते उसको एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। चंपा उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है। कुक्कू और गुड़िया बेटा, यहाँ पर बारिश का पानी कम आ रहा है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। कुक्कू बेटा, आपको तो खांसी और जुकाम होने लगा है, मैं ऐसे कैसे रात गुजार सकती हूँ ऐसी ठंड में, मेरे बेटे को बुखार हो जाएगा। चंपा अपना पंख जैसे ही कुक्कू के माथे पर लगाती है, उसका पंख सेक से जैसे जल जाता है। आहा, कुक्कू बेटा, आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चलो आज के रात हम किसी के घर पर गुजारेंगे। चंपा अपने बच्चों को लेकर मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलो। मिट्ठू जी बाहर जाकर देखिए, मुझे लगता है शायद किसी को मदद की जरूरत है। हाँ हरियाली, मैं देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अरे चंपा बहन, आप आइए। तोते भैया, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे बेटे को बुखार हो रहा है और मेरा घर टूट गया है। अरे मैं कहता था ना अपना घर पक्का बना लो, मगर तुमने नहीं बनाया। तोते भैया, क्या आज की रात मैं आपके घर गुजार सकती हूँ? नहीं, मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें जगह नहीं। ये कहकर तोता घर का दरवाजा बंद कर देता है। चंपा उदासी से कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, क्या आज की रात मैं आपके घर गुजार लूं? अरे मेरे घर में तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, लूसी की बहन और लूसी के भांजे आए हुए हैं, तुम किसी और का घर देख लो। ये कहकर कबूतर भी दरवाजा बंद कर देता है। चंपा बेबसी की हालत में कौवे के घर जाती है। कवि भैया, मेरी मदद करो, अब ये आखिरी घर बच गया है, इसके बाद कोई घर नहीं जहाँ पर मैं मदद की गुहार लगा सकूं। अरे चंपा, तुम तो जानती हो हम कभी घर की सफाई नहीं करते, मेरा घर तो इतना गंदा मैला पड़ा हुआ है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर में नहीं रह पाओगे। कोई बात नहीं कवि भैया, हम रह लेंगे, मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है। कालू जी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो बाहर, कौन आया है? तभी गोरी कवि भी बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम्हें इस समय भी अपने घर में आराम नहीं है, क्या करने आई हो? अरे सुकून चैन से किसी को सोने भी दिया करो। गौरी बहन, मेरे घर की छत टूट गई है और हम तुम्हें अपने घर में रहने दें? ना, ये उम्मीद हमसे ना लगाना। ये कहकर गौरी घर का दरवाजा बंद कर देती है। गौरी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, ये चिड़िया तो मेरी बात सुनने के कायल ही नहीं थी, ये तो कह रही थी किसी भी हाल में अपने घर में रख लो मुझे। कुक्कू और गुड़िया सबसे मदद की गुहार लगा ली है, मगर कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। चलो बेटा, मैं कहीं बड़े केले के पत्ते ढूंढती हूँ, केले के पत्तों में बारिश का पानी नहीं आता। चंपा अपने बच्चों को लेकर घने जंगल में जाती है और फिर घने जंगल में भी उसको कहीं पर बड़ा पत्ता नहीं दिख रहा था। मम्मा, वो सामने देखे, सामने कुछ है। हाँ मम्मा, मुझे भी नजर आ रहा है।
कुकू बेटा, कहाँ पर, मुझे बताओ, शायद कोई हमारी मदद कर ले। चंपा उस रोशनी की दिशा में जाती है। तभी उसको जमीन पर गिरी हुई एक लाल रंग की मिर्ची नजर आती है। कुकू और गुड़िया बेटा, ये तो मिर्ची है, ना जाने चमक क्यों रही है। तभी वो मिर्ची ऊपर नीचे उछलने लगती है। उछलते उछलते उसमें से आवाज आने लगती है, मैं मिर्ची नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसी जादुई मिर्च हूँ जो कि कभी भी किसी चीज का रूप धार सकती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? तुम जादू से हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाओगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हजारों वर्षाओं के बाद एक वर्षा ऐसी आती है जिसकी एक बूंद से ऐसी मिर्ची पैदा होती है, और फिर अगर इसको बिजली की चमक में रखोगे और जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। इसका मतलब अगर हम मिर्ची को तेज बारिश में कड़कती हुई बिजली के नीचे रखेंगे और फिर दिल में जो भी रखेंगे हमें सब मिल जाएगा। गुड़िया बेटी, ये बातें तो किताबों में लिखी जाती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, ये कभी सच नहीं होती। मैं जानती हूँ चिड़िया, तुमको मेरे पे कोई विश्वास नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम आज की रात मुझे थोड़ा सा समय ही दे दो। अगर तुम इतना बोल रही हो, चलो तो तुमको चेक करके देखती हूँ। चंपा वो मिर्ची उठाकर एक मैदान में जाकर रख देती है जहाँ पर बारिश का पानी काफी तेजी से बह रहा था। कुकू और गुड़िया, अपने दिल में सिर्फ एक ही इच्छा रखो, अच्छा और पक्का घर। ऊपर वाले, मेरी एक ही इच्छा है, अच्छा और पक्का घर। और मेरी भी एक ही इच्छा है, अच्छा और पक्का घर। चंपा के दिल में यही इच्छा थी। तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली की चमक जैसे ही उस मिर्ची पर पड़ती है, वो मिर्ची तुरंत एक बहुत बड़े विशाल घर में बदल जाती है। कुकू और गुड़िया, उस मिर्ची से हमारा काम हो गया है। याहू! हमारा अच्छा और पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। हाँ मम्मा, जल्दी से चले इस घर में, मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। कुकू जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है, तभी एक सुंदर परी आ जाती है। कुकू, तुमने अपनी मम्मा के कहने पर अच्छा और पक्का घर तो मांग लिया, अपने लिए बुखार और नजले की दवा क्यों नहीं मांगी? मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसी बारिश में मेरी माँ और मेरी बहन कहाँ जाएंगे? परी जी, क्या आप अब हमें दोबारा कुछ देने आए हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ, आपके घर में हर एक सुख सुविधाएं हैं और तुम लोग खुश रहो उसमें। तभी चंपा अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाती है। वो घर अंदर से काफी पक्का, वहाँ पर फलों की टोकरियाँ, बेबहा भोजन रखा हुआ था। बारिश काफी तेज थी, तभी तोते का घर नीचे टपक जाता है। बाद में कबूतर का, ऐसे ही कालू कौवे का। सभी बेघर होकर एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। अरे, थोड़ी देर पहले चंपा का घर गिरा था। मैं तो कहता हूँ जाकर देखते हैं, चंपा जहाँ है हम भी वहीं जाते हैं। हाँ हाँ चलो, चंपा ने जरूर कोई सुरक्षित स्थान देख लिया होगा, हम वहीं पर जाते हैं। कालू जी, मैं किस मुंह से जाऊंगी, मैंने तो चंपा को कितना बेइज्जत कर दिया था। चलो लूसी, हम भी चलते हैं। पति जी, आप भी कैसी बात करते हो, खुद तो बोला था कि लूसी के बहन भाजे आए हुए हैं, आप क्या बताएंगे कि बहन भाजे कहाँ गए हैं? अरे तुम चुप कर जाओ, चंपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उसका दिल बहुत बड़ा है। सभी पक्षी जंगल की दूसरी दिशा में जाते जाते एक विशाल घर देख लेते हैं। अरे दोस्तों, इतना बड़ा विशाल घर ना जाने किसी अमीर पक्षी का होगा। अब तो यही प्रार्थना करो कि वो अमीर पक्षी हमें अपने घर में जगह दे दे। वो सभी घर का दरवाजा बजाते हैं। अमीर पक्षी जी, हमें आज रात अपने घर में रहने दो, हम बेबस और गरीब पक्षी हैं। तभी उस घर में से चंपा बाहर आती है। आप में से कोई भी गरीब नहीं है और ना ही कोई अमीर है, हम सब बराबर हैं। चंपा बहन, तुम्हारा घर है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये मेरा घर है। 1000 वर्षाओं के बाद एक वर्षा में लाल मिर्ची होती है। लाल मिर्ची बादल चमकने से वो जो बिजली आती है उससे फूटकर दिल की इच्छा पूरी कर देती है। अरे वाह कालू जी, ऐसी मिर्ची हमें कब मिलेगी? गौरी बहन, ऐसी मिर्ची अब 1000 वर्षाओं के बाद ही मिलेगी। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। मैं जानती हूँ आपको शर्मिंदगी हो रही है, मगर आप परेशान मत हो। आइए, इसको अपना ही घर समझिए। चंपा का दिल तो बहुत बड़ा था। वो सभी को अपने घर ले जाती है, पेट भरकर भोजन देती है। क्यों कबूतर भैया, लूसी बहन के वो बहन और भांजे कहाँ है? तभी
कबूतर भी हंसने लग जाता है। अरे तेज बारिश में वो अपने घर चले गए हैं। मेरे जंगल के पक्षी बिना झूठ की फैक्ट्री लगा कर रखते हैं। ऐसी ही सारी रात वो हल्ला गुल्ला खूब करते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे कोको को लेकर इंसानों की बस्ती में आ जाती है और वो किसान के घर के आंगन वाले बड़े पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। कोको बेटा, ये पेड़ कितना अच्छा है और सुरक्षित भी। इंसान किसी को कुछ कहते नहीं है, मारते नहीं किसी को, इसीलिए मैं अपना घोंसला यहाँ पर बना रही हूँ। मम्मा, आप ही जानो किसानों के बारे में, मैं तो पहली बार इंसान देख रहा हूँ। रानो चिड़िया अपने दोनों पंखों का जोर लगाती है और फिर कुछ ही लम्हे में अपना घोंसला तैयार कर लेती है। कोको बेटा, देख रहे हो सामने किसान की पत्नी और किसान है। ये कभी रोटी का टुकड़ा फेंकेंगे तो तुम झट से जाकर उठा लेना। मैं जरा जंगल घूम कर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा ने रोटी के टुकड़े को बोला था, न जाने रोटी का टुकड़ा कैसा होता है, मैंने तो कभी रोटी देखी ही नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद किसान की पत्नी आंगन में आती है और फिर झाड़ू लगाना शुरू करती है। झाड़ू लगाते लगाते उसके गले का हार नीचे गिर जाता है। ये चमकती हुई चीज गिरी है, शायद मम्मा ने इसी को बोला था, यही रोटी का टुकड़ा है, मैं अभी उठा कर लाता हूँ। कोको उड़ता है और फिर झट से वो हार उठाकर सीधा अपने घोंसले में आ जाता है। पति जी, अभी हो पति जी, सुनते हो क्या? वो चिड़िया का बच्चा मेरा हार ले गया है, जल्दी से आइए, मेरा सोने का हार। किसान दौड़ते हुए आता है। अरे भाग्यवान, तुम खुद ख्याल नहीं रख सकती क्या? अरे झाड़ू देते देते गिर गया था, इसमें मेरा क्या दोष है? जल्दी से देखो और लो वो हार। किसान डंडा उठाता है और फिर डंडे से उसके घोंसले को जोर जोर से मारता है। कोको घोंसले में बैठा हुआ था और फिर घोंसला टूटकर नीचे गिरता है। एक डंडा कोको के पंख पर लगता है, जिससे कोको का पंख बुरी तरह घायल हो जाता है। किसान सोने का हार उठा लेता है, कोको को वहीं दर्द में तड़पते से सकते हुए छोड़ देता है। मम्मा ने तो बोला था कि रोटी का टुकड़ा उठाना है, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा। थोड़ी देर के बाद मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। अपना घोंसला टूटा देखकर, अपने बेटे को घायल देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरे बेटे कोको को किसने ये मारा है? कोको बेटा, ये बुरा हाल किसने किया है आपका? और हमारा नया घोंसला ये किसने तोड़ा है? मम्मा, आपने बोला था ना, जब किसान रोटी का टुकड़ा फेंके तो उठा लेना। मैंने वो उठाया। मुझे क्या पता था कि वो रोटी का टुकड़ा नहीं, वो किसान की पत्नी का सोने का हार है। कोको बेटा, इंसान इतना जालिम हो सकता है, एक मादी चीज के पीछे किसी की जान का नुकसान कर देता है। मम्मा, अब तो मैं उड़ भी नहीं सकता। कोको बेटा, वापिस अपने जंगल को चलते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर वापिस जंगल की ओर ले जाती है। रानो अपने बेटे को वैद्य जी के पास ले जाती है। अरे तुम्हारा बेटा बुरी तरह घायल है, इसका इलाज यही है कि इसको शहर वाले जंगल ले जाओ। उसके लिए तुमको ज्यादा पैसा चाहिए होगा। मगर मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारा बेटा उम्र भर के लिए अपाहिज है, इसका इलाज कभी नहीं हो सकेगा। रानो वापस अपने घोंसले में आ जाती है। रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। मेरे सीने में दो किस्म की आग चल रही है, एक बदले की आग और दूसरा मेरे दिल में सबक सिखाने की आग चल रही है। मैं किस किस आग को बुझाऊं और अपने मन को शांति दूं? सुबह सवेरे रानो फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। किसान की पत्नी वही हार पहने बैठी थी। रानो अपने तेज पंजों से वो हार उसके गले से निकालकर वहाँ से उड़ जाती है। पति जी, मेरा हार फिर से चला गया। न जाने इन पक्षियों को क्या जिद पड़ी है मेरे हार से। अरे भाग्यवान, कुछ खुद भी ख्याल कर लिया करो। वो छोटे पक्षी इतने तेज हैं, अब उड़ती चिड़िया को मैं कहाँ कहाँ पकड़ता फिरूंगा। अगले दिन रानो किसान की पत्नी के झुमके ले उड़ती है। ऐसे करते करते रानो चिड़िया किसान के घर की एक एक सोने की चीज अपने घर में जमा कर चुकी थी। मम्मा, आप क्या करोगी इस सोने का? आपका बेटा तो उम्र भर के लिए अपाहिज हो चुका है। कुकू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं एक एक को देख लूंगी और अपने बेटे को एक बार फिर से उड़ना सिखाऊंगी। रानो के घोंसले में इतना सोना जमा हो चुका था, उसे देख जंगल के सभी पक्षी भी जमा हो जाते हैं। रानो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस घोंसले में बैठी हो। देखो, ये सोना बेचकर अपना पक्का घर ले लो और फिर बहुत कुछ ले लो अपने घर का और आराम चैन की जिंदगी जियो। कभी भैया, अगर ये सोना मेरी मेहनत का कमाया हुआ होता, अगर ये सोना अच्छे पैसों से लिया हुआ होता तो मैं जरूर कुछ करती, मगर इस सोने के पीछे मेरे बेटे कुकू के पंखों का खून है। मैं कुछ नहीं करूँगी।
वैसे रानो, जो काम तुमने किया है ये जंगल का कोई पापा पक्षी भी ना करे जो तुमने किया है। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम। कुछ दिन गुजर गए और फिर रानो चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो सोना लेकर सोनार के पास जाती है। सोना बेचकर अपने बेटे को वैद्य जी के पास लेकर जाती है। कुकू का इलाज करवाती है। वैद्य जी, जितना पैसा लगना हो लगा दीजिएगा, मगर हाँ, मेरा बेटा कुकू एक बार फिर से उड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद कुकू ठीक हो जाता है। पैसा तो काफी लग गया था। सोने में सिर्फ और सिर्फ किसान की पत्नी के झुमके बचे थे, बाकी सब कुछ बिक गया था। मम्मा, आपने अच्छा किया सोना बेचकर मेरा इलाज करवाकर, इंसानों को अच्छी सजा मिली है। रानू वो सोने के झुमके लेकर किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बुरा मत मनाइएगा, आपका सारा सोना बेचकर मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया है। वो इलाज जो चोट आपकी वजह से लगी थी, जो आपके घर के डंडे की वजह से लगी थी। चिड़िया, तुम तो बहुत जालिम हो। मेरे दहेज के सभी झुमके सब कुछ बेचकर खा गई हो तुम। हट जाओ मेरे आंगन से। अरे माँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ झुमके बचे हैं तुम्हारे, वो देने आई थी। वो क्या है ना कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। झुमके का नाम सुनते ही किसान की पत्नी शर्मिंदगी से डूब जाती है। चिड़िया, तुमने तो मुझे अपने ही पसीने में डुबा दिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे पास से हमारे झुमके इजाफी हुए, तुमने तो वो भी वापस कर दिए। मैं अच्छी थी या नहीं हूँ, मगर हाँ, आपने मेरे बेटे को चोट लगाई, मैंने आपके पैसे से इलाज करवा लिया, हिसाब बराबर हो गया। आज के बाद न आप हमारे जंगल आओगी और न मैं आपकी बस्ती में आऊंगी। ये कहकर रानू फिर से उड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।